Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna look forward to the furthermore topics of this chapter that we are studying, that is microorganisms, friend and foe. But before that, as I ask you in every video that like this video, share this video and subscribe our channel, and yes, follow us on Instagram and join us at WhatsApp, that you are not doing. So please join us and yes, subscribe us. And before that, let's take a quick recap which we had studied in last class, in which as we studied that microorganisms were classified into major five groups, which were bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. And here we had studied the examples of the algae, protozoa, fungi, bacteria and virus, and we also studied that how they can live in each and every type of environment, and we studied the relation between the microorganisms and us. So today we are gonna deeply study the relation between microorganisms between us, that how they impact our life, how we rely on them, and how they spread diseases to us. So let's start with the friendly relationship between the microorganisms. And here you can see microorganisms are used for various purposes in our life. They are used for preparation of curd, bread, cake, और जैसा कि हमारे ज़िंदगी में खाने के जितने भी सामान होते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें मेजरली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता ही होता है. कहीं ना कहीं जो भी हम खाना खाते हैं या फिर जो भी हम चीज़ें पहनते हैं या कुछ भी, कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता ही होता है. आप कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, तो दही भी हमारा बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नहीं बन सकता. ब्रेड को हम जब कंज्यूम करते हैं, सो ब्रेड भी तभी बन पाता है जब ब्रेड के अंदर हम ईस्ट को मिक्स करते हैं. ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. केक आप जब खाते हो तो आपको फ्लफी बड़ा टेस्टी सा लगता है. केक भी हमारा ईस्ट की बदौलत बनता है. आप लोग इतनी दूर मत जाइए, आप लोग छोले भटूरे तो खाते होंगे, तो इन डैट जो भटूरे आपके इतने फ्लफी इतने टेस्टी बनते हैं, डैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ईस्ट. उसके अंदर ईस्ट मिक्स किया जाता है. और केवल उतना ही नहीं, हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारे घर से या हमारे एनिमल से इजेस्ट होता है, एक्सक्रीट होता है, उनको डिकम्पोज करने में, उनको डिग्रेड करने में भी काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है. बिना उनके वो डिग्रेड नहीं होंगे. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैक्टीरियाज हमारी मेडिसिन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. हम आगे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखने वाले हैं. अब देखिए, पहला, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब देखिए, कर्ड के अंदर कई तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट उसके अंदर मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिल्क से कर्ड प्रोड्यूस करने में, that is lactobacillus. Here, lactobacillus. It is a type of bacteria which convert milk into curd, or in foreign language it is known as yogurt. Okay, so बैक्टीरिया का हमारे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारे फूड प्रोडक्ट्स आइटम्स में मेजरली यूज होता है. लाइक एज आई टोल्ड यू, ईस्ट इज यूज्ड इन fermentation of alcohols or and any other products that are majorly drinking materials, like you say beer, alcohol. These are also made up from ingredients, rice and beverages. So when beverages and these food items
आर फर्मेंटेड, दे आर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। वहाँ पे बैक्टीरिया जो ईस्ट होता है उसी की वजह से हमारे ये सब प्रोड्यूस हो पाते हैं। डोसा बैटर, इडली, इन सब के अंदर मेजरली हमारा बैक्टीरिया का रोल होता है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए, सेकंड है हमारा कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइन, अल्कोहल प्रोडक्शन में, बियर प्रोडक्शन में हमारे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर रोल होता है। known as vinegar, as we know that it is known as vinegar, alcohol, wine, yeast is a major microorganism which is used। और इसका प्रोसेस क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बेवरेजेस मैंने बताए, बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, इन सबको क्या करा जाता है, इन बिग बिग कंटेनर्स के अंदर स्टोर कर देते हैं और इसके अंदर ईस्ट मिक्स कर देते हैं। When they mix yeast into them, इन बड़े बड़े कंटेनर्स में, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होना चालू होते हैं। ईस्ट इन सभी के ऊपर कंज्यूम करता है, इन सबको खाता है और अल्कोहल या फिर वाइन, जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है, बियर, इन सबको प्रोड्यूस करता है, उनको कन्वर्ट करता है। एंड दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन is known as fermentation। If anybody asks you what is fermentation, then you can simply answer that the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation। Okay, जैसा कि हमने पढ़ रखा है अपने पिछली लास्ट क्लासेस में या अपने लास्ट सेशन में कि हमारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सब काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में होते हैं। उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है ग्लूकोज एंड शुगर। सो उसी शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये ईस्ट। इज दैट क्लियर? सो अब आपको पता लग गया होगा कि मार्केट्स के अंदर जो अल्कोहल या बियर या वाइन प्रेजेंट होते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं। नाउ थर्ड यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मेडिसिनल यूज ऑफ। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिन में कैसे यूज करते हैं? अब देखिए, आप कभी भी जब बीमार पड़ते हैं, आपको फीवर होता है, आपको कफ होती है और या फिर आपको कोई भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, उस टाइम पे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको कई तरीके की मेडिसिन देते हैं। उसके अंदर जब आपको वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एक एंटीबायोटिक भी देता है। ये एंटीबायोटिक्स क्या होती है? These antibiotics are the medicines which are made from microorganisms। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती कैसे है? देखिए, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारे जब बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। जब वो एंटीबॉडीज बनाती है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमारा बॉडी उस डिजीज से फाइट बहुत ही तेजी से कर पाएगा और हम बहुत ही जल्दी रिकवर हो पाएंगे। अब जो बहुत ही कॉमनली हमारे मार्केट में हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमको दवाई प्रिस्क्रिप्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो हमको प्रिस्क्रिप्ट करते हैं उनमें मेजरली एंटीबायोटिक्स होती है हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ओके, और ये हमारी बनाई जाती है फंजाई एंड बैक्टीरिया से। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर हमारे को दिया बनाया जाता है उनसे दवाई। लाइक ऐसा नहीं होता कि एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी की सारी डिजीज के ऊपर हावी हो जाएगा, उसको क्योर करेगा। नो, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर आपका वर्क करती है। ओके, सो नाउ फोर्थ यूज इज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वैक्सीन। आप लोग करंट में अभी ये टर्म बहुत ही ज्यादा सुन रहे होंगे, वैक्सीन। और ये वैक्सीन टर्म आप कहाँ से सुन रहे होंगे? फ्रॉम द न्यूज। एंड इन न्यूज आप इसलिए सुन रहे होंगे बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन वगैरह। ये वैक्सीन का टर्म आप मेजरली अभी सुन रहे होंगे। अब ये वैक्सीन होती क्या है? अब उसके पहले आपको थोड़ा सा एक और नॉलेज लेनी पड़ेगी, दैट इज कि वैक्सीन का रोल हमारे ऊपर यूज करा क्यों जाता है। अब देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई माइक्रोब से मेरा कहने का मतलब है
कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो हमारे बॉडी का काम होता है कि हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाए, यानी इम्यूनिटी बूस्ट करे। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ, जो कि हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ होती है वो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स, जो हमारे बॉडी में वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड करते हैं, उनसे फाइट करती है। लाइक ऐसे कि आपका घर है, आपके घर के अंदर जब बाहरी कोई चोर घुस आता है और आपका सामान चुराता है तो जाहिर सी बात है वो फैमिली उस चोर से फाइट करती है। ठीक है, हमारा अगर डॉग होता है तो डॉग उस थीफ के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाता है और उसको कैच करता है, उसको कमजोर करता है। लाइक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी इस तरीके के इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज बनाई जाती है। और ये एंटीबॉडीज बनती कब है? जब हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब, कोई फॉरेन माइक्रोब इन्वेड करता है, एंटर करता है। अब हमारी बॉडी कोई भी माइक्रोब एंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करना जानती है। हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा एडवांस होती है कि किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उससे वो फाइट करना जानती है। इसीलिए अब देखिए, अब हमारे एनवायरनमेंट में कई टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, चिकन पॉक्स के, पोलियो के, और आप सोच नहीं सकते आप जहाँ हाथ लगाते हो वहां से भी आपके कितने ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हैंड में लग जाते हैं। हम अगर सावधानी ना बरते तो हमारे हैंड के थ्रू हमारे मुंह से लेके हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। बट हमारी बॉडी उनके साथ फाइट करती है। तो हमारी बॉडी को पता कैसे लगता है कि यार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले भी आया था, हमको इससे भी दोबारा फाइट करनी है। तो उसके लिए हमको बचपन से ही वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाती है। अब लाइक आपने अपने बचपन में याद अगर हो आपको, या फिर आप कभी भी अपने पड़ोस में या अपने किसी रिश्तेदार में अगर छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके समय समय पे वैक्सीन्स लगवाई जाती है, टीका लगवाया जाता है, या फिर उसको पोलियो की दवाई दिलाई जाती है। यही पोलियो की दवाई जब उसके बॉडी में एंटर करती है तो इन पोलियो की दवाई के अंदर वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस चीज के होते हैं? पोलियो वायरस के ही होते हैं। उसके अंदर पहले से ही पोलियो वायरस को कमजोर करके डाला जाता है, और जब उसको किसी भी हेल्दी बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है कि चलो फाइट करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक तरीके का घुसपैठिया घुसाया है, और हमारी बॉडी जब उससे फाइट करती है तो धीरे धीरे जब उसको पता लगता है कि किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पोलियो का है, कॉलेरा का है, या जिस टाइप का भी है, हमारी बॉडी उसी टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाती रहती है और फिर एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी बना के हमारे बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। होगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट करे, हमारे बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट करे, हमारे बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी। अब इसी तरीके से हमारी वैक्सीन वर्क करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक फॉरेन बैक्टीरिया जो है ये एंटर हुआ है, ये हमारे बॉडी का एंटीजन है, एंटीबॉडीज है। ये देखिए इसके ऊपर कैसे वर्क, जो एनवायरनमेंट है हमारी, 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 जो पब्लिक है, एनवायरनमेंट है हमारी, जो पब्लिक है, एनवायरनमेंट है हमारी, जो पब्लिक है, एनवायरनमेंट है हमारी, जो कोविड इज कोविड इज कोविड इज कोविड इज कोविड 19 कोविड 19 कोविड 19 कोविड-19 क्या है, किसकी वजह से फैला है? एक वायरस जिसको कॉमनली हम कोरोना के नाम से जानते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है SARS-2 कोविड। ओके, if anybody asks you what is the scientific name of coronavirus, then you can say that it is the scientific name of coronavirus, which is SARS-2 COVID. Okay, now अब कोरोना वायरस से कॉमनली हम समझते हैं कि अभी कोरोना वायरस की कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन
हो रही है। एंड व्हाट इज वैक्सीनेशन? जब किसी भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाए और उसकी एक मुहिम चलाई जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है वैक्सीनेशन। ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है। कोरोना वायरस से समझते हैं, हमारे अराउंड अभी कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में फैल रखा है। ठीक है, इतना ज्यादा है, कई लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया है, कई लोगों की डेथ भी हुई। ठीक, तो जिन लोगों की डेथ हुई उन लोगों को कहा जा सकता है कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक थी, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। दोनों केसेस में हमारी बॉडी की या तो इम्यूनिटी स्ट्रांग वीक थी या हमारा कोरोना वायरस जो है वो स्ट्रांग। अब यहाँ पे अभी फिलहाल पे कहा जा रहा है कि हमने कोरोना वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन्स बना ली हैं और हम उससे जंग जीत सकते हैं, और उससे जंग जीतने का केवल एक ही रास्ता है, दैट वी शुड वैक्सीनेट ईच एंड एवरी पीपल ऑफ आवर कंट्री। हर एक पर्सन को वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए। अब वो वैक्सीनेशन काम कैसे करती है, अब देखिए सेम जो हमने पढ़ा, वैक्सीनेशन आर नथिंग। वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन प्रोवाइड होती है दैट इज नथिंग बट वीक स्ट्रैंड्स ऑफ कोरोना वायरस। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीन डाली जा रही है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो वीक कोरोना वायरस है। यानी कोरोना वायरस को वीक करके, उसको कमजोर करके हमारे बॉडी के अंदर डाला जा रहा है। अब कमजोर करने पे क्या फायदा होगा? अब जब हम कमजोर कर देंगे उसको, तो अगर किसी हेल्दी बॉडी में डालेंगे, हेल्दी बॉडी मतलब वो पर्सन हेल्दी होना चाहिए। यहाँ पे एक मेजर पॉइंट ये है कि दैट पर्सन शुडंट हैव एनी माइन्यूट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज। यानी उसको जुकाम खांसी यानी छोटा सा बुखार भी नहीं होना चाहिए। दैट पर्सन शुड बी वेरी हेल्दी, तभी हमारी बॉडी उसके ऊपर एक मेजर यू कैन से दैट मेजर आपका इंपैक्ट दिखा पाएगी। अब जब वीक कोरोना वायरस एंटर होगा, हमारी बॉडी तो पहले से हेल्थी रहेगी। जैसे ही वो वीक कोरोना वायरस आएगा, ये देखिए ये वीक कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कराया गया, तो हमारी बॉडी ने पहले से इम्यूनिटी बना रखी है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट कर रखी है। अब जैसी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी हमारे बॉडी में, वो उस वीक कोरोना वायरस को पहले हराएंगी, और पहले हराएंगी तो हमारे बॉडी अपने आप में, अपने डेटा में ये स्टोर करके रख लेगी कि यस, इसी के तरीके से कभी ना कभी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस भी आ सकता है और इससे वीक भी आ सकता है। हमारी बॉडी इतनी एडवांस रहती है कि वो हमेशा अच्छे बुरे का ख्याल रखने के लिए हमेशा डाटा बना के रखती है, हमेशा पहले से एंटीबॉडी बना के रखती है। अब फ्यूचर में कभी भी आपको कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो उसके साथ इजीली फाइट करेंगी और हमारे बॉडी के ऊपर मेजर इफेक्ट्स नहीं डालेंगे। कॉमन सिम्टम्स लाइक फीवर या चिल्स या थोड़ा हरेशनेस हमारे गले में उतना ही रहेगा। बाकी वैक्सीनेशन का मेजर काम यही होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जाके इम्यूनिटी को बूस्ट कराया जाए। अब आपको पता लग गया कि इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होती है। नाउ लेट्स फर्दर मोर स्टडी कि हमने पास्ट के अंदर किस किस तरीके के मेजर पेंडेमिक और यू कैन से एपिडेमिक कंडीशंस में अपने एनवायरनमेंट को मेजर वायरसेस से या मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करा। हमारे बचपन में, हम मेरे टाइम के समय पे, आप लोगों के टाइम पे नहीं, अभी पुराने टाइम पे एक मुहिम चलाई जा रही थी पोलियो वायरस को खत्म करने की, और अभी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वी आर पोलियो फ्री नाउ। अभी भी जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है या अभी छोटे बच्चे होते हैं, उनको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, मतलब पोलियो की दवा दी जाती है। कैसे दी जाती है? ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू माउथ, उनके माउथ के थ्रू वैक्सीन मतलब दी जाती है। और
फिलहाल आप लोगों ने अगर टीवी पे ऐड देखा हो, अगर शायद से नहीं भी देखा हो, तो यू कैन सर्च दैट एक ऐड आता है 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। ये 2 बूंद जिंदगी की हमारा एक नारा है पोलियो वायरस की, हमारी एंटी पोलियो वायरस स्कीम का। मतलब पोलियो वायरस को हराने के लिए ये हमारा नारा है 2 बूंद जिंदगी की। किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को, कोई भी बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, तो उसको पोलियो की दवा पिलाना जरूरी है। और ये आप बैनर देख सकते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को। और एक और मेजर पेंडेमिक से हमारे वर्ल्ड अभी फिलहाल फ्री है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। Here you can see smallpox virus. Here it is the microscopic view of smallpox virus. और here you can see image. ये आप छोटा मोटा मत समझिए, स्मॉलपॉक्स वायरस इतना ज़्यादा घातक था कि ये पुराने समय पे मेजरली इसके अंदर इतना ज़्यादा फैटेलिटी रेट था कि आप सोच नहीं सकते कि किसी को स्मॉल पॉक्स होता था तो उसका एंड रीजन सीधा डेड होता था, डेथ होती थी, वो पर्सन सीधा डेथ हो जाता। ये इतना ज़्यादा पेनफुल आपकी डिजीज होती थी, इतनी ज़्यादा पेनफुल होती थी कि आदमी की सीधा डेथ हो जाती थी। मैंने यहाँ पे इतनी सीवर फोटो नहीं लगाई, बट आप सोच नहीं सकते, आप अगर खुद सर्च करना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इट वॉज अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज, और ये स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था आप सोच नहीं सकते। अब बट स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीनेशन काफ़ी कराया गया था पूरे वर्ल्ड में, और एक टाइम के बाद हमारे WHO ने और हमारे वर्ल्ड हेल्थ ने ये डिक्लेयर करा कि स्मॉल पॉक्स इज डेड नाउ, वी आर फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। बट स्टिल स्मॉल पॉक्स से हम फ्री हो चुके हैं, बट जब भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो अगर उसके अंदर स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी नहीं होती तो उसको हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीज ना हो। नाउ वी are gonna look to the 5th part which is increasing soil fertility. अब देखिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। Here you can see the nitrogen cycle, और नाइट्रोजन साइकिल आपने क्लास 7th के अंदर स्टडी करा था, और क्लास 7th में ना जाए तो हमने अगर फर्स्ट और यू कैन से क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन दी रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये बैक्टीरिया वहां पे करता क्या है? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इन आवर एटमॉस्फेयर 70% इज टोटली नाइट्रोजन, बट स्टिल हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की कमी होती है, बिकॉज जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है दैट इज नॉट इन सॉल्युबल फॉर्म, वो प्लांट्स के लेने लायक उस समय पे नहीं होता। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? बैक्टीरिया यहाँ पे इन नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लाइक हियर यू कैन सी इट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक मैटर, एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स इट इनटू द ammonium, and that ammonium is consumed by the plants, or you can say our crops। और उसके बाद ये हमारे एक और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, सो नाइट्रोजन को हमारे
जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा केस होता है हमारा यू कैन, जो हमारे लीचेस होते हैं, लीचेस और जो केचुए होते हैं, केचुए दैट आर अर्थवॉर्म्स, वो भी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। हाउ दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय क्रिएटिंग मैन्योर। नाउ अदर इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लीन करने का भी काम कर बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अब देखिए जो हमारे एनिमल्स या हमारे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब डेड हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, ये देखिए डेड एनिमल, तो उनकी बॉडी सड़ने लगती है। हाउ? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जब इनकी बॉडी सड़ने लगती है तो इनकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होना चालू होती है। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है? डिकम्पोज होने के बाद इनकी बॉडी कन्वर्ट करती है सॉइल को मोर फर्टाइल में, और ज्यादा फर्टिलिटी बनाती है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट और इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, दीज टू टॉपिक्स आर इंटरकम्बाइंड। दोनों इंटर रिलेशन है इन दोनों टॉपिक्स के बीच में, कि ये ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं, वो सॉइल के अंदर मिक्स होते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स होने के बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, इससे जितने भी ये हमारे डेड मैटर्स होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स होके हमारे कह सकते हैं कि गायब हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट टोटली क्लीन रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस केवल हमारे अर्थवॉर्म्स ही नहीं, हर तरीके के बैक्टीरियाज करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कैसे करते हैं, हमको वो हमारे लाइफ को इफेक्ट कैसे करते हैं, हमको नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? हमको डिजीज फैला के, हमको बीमार करके। और इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजेंस। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट आर पैथोजेंस, देन सिंपली से दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। अब ये हमको नुकसान पहुंचाते कैसे? सिंपली दे स्पॉइल आवर फूड, दे स्पॉइल आवर क्लोथिंग एंड स्पॉइल आवर मटेरियल्स व्हिच आर प्रेजेंट, व्हिच आर हेल्पफुल फॉर आवर लिविंग। सो ये सिंपली उन मटेरियल्स को, उन चीजों को स्पॉइल कर देते, खराब कर देते। आप देख सकते हैं कि हमारे अराउंड कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इवन स्टिल नाउ, अगर ये मोबाइल होल्ड करके रख रहे हो, अगर आपकी स्क्रीन को आप टच करते हो, फोन की स्क्रीन, आप खाना खाते हो, आप प्लेट छूते हो, आप पानी से हाथ धोते हो, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो हम बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अपने एनवायरनमेंट में रह ही नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने फ्रेंडली नेचर देखा था, अब हम उनके हार्मफुल नेचर देखने वाले हैं। पहला होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अब देखिए, उसके पहले हमको स्टडी करनी पड़ेगी कि डिजीज होती कौन सी, कितने टाइप की। सो बेसिकली डिजीज हमारी दो टाइप की, कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम क्लैरिफाई तभी कर पाएंगे जब हमको पता होगा कि बीमारी किस टाइप की। तो बीमारी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। अब एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल होती क्या है? Communicable diseases are those diseases that can be transmitted from one person to
another person। यानी वो बीमारियां जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सके। अब ये दूसरे इंसान तक फैलेगी कैसे, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आर insects, air, water, food, etc. Or you can say physical contact। अब ये सब मेजर हमारे ट्रांसमिशन के मोड्स हैं जिसके थ्रू किसी एक पर्सन से, एक बीमार पर्सन से दूसरे पर्सन तक हमारी बीमारी फैलती है, जिसमें कि हमारे इंसेक्ट्स, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। लाइक देखिए, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने खाना खाया और वो उसके प्लेट के ऊपर या उसके खाने के ऊपर इंसेक्ट बैठा, लाइक हाउस फ्लाई यानी मक्खी, तो वो हाउस फ्लाई अगर आपके खाने के ऊपर आके बैठती है और आपने वो खाना खाया, तो कॉमनली आपकी बॉडी के अंदर भी वो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है मॉस्किटो। एक मच्छर ने किसी बीमार आदमी को काटा और वही मच्छर आके आपको काटता है, तो उसके बॉडी से उसने ब्लड सक करा, खून पिया होगा। अब वही वो उसी दांत से, उसी डंक से आपको आके आपके बॉडी में पेनिट्रेट करके आपका खून चूसता है, तो थोड़ा पार्ट तो उसके खून का आपके खून में भी जाएगा, तो डिजीज होने के चांसेस वहां भी हैं। तो जो बीमारी उस आदमी को थी वही बीमारी आपको भी लग जाएगी, है ना। अब इस बीमारी के जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके एग्जांपल्स हमारा कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी यू कैन से टीबी। ट्यूबरकुलोसिस को हम कॉमनली टीबी के रूप में जानते हैं, है ना। सो ये एटसेट्रा, ये सब हमारी कॉमनली नोन डिजीजेस हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू ट्रांसमिट होती है। Let's talk about non-communicable diseases. अब basically that cannot be transmitted from one person to another person. यानी वो डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं ट्रांसफर करी जा सकती। एग्जाम्पल है हमारा हेडेक, हमारा सर दर्द। क्या हमारा सर दर्द अगर खो रहा है और मैं किसी दूसरे पर्सन को टच करूंगा तो क्या वो उसको भी सर दर्द हो जाएगा? एब्सोल्युटली नो। दूसरा है हमारा स्टमक पेन। अगर हमारे पेट में दर्द है और हम किसी दूसरे पर्सन को टच करते हैं तो क्या उसको भी पेट में दर्द हो जाएगा? ऑफ कोर्स नो, बिकॉज दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये ऐसे डिजीजेस हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती, लाइक कैंसर। कैंसर भी हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सो दीज वर दी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हमने अभी देखा कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। इट मीन्स दैट विल बी द पार्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उन से कैसे हमारी डिजीजेस एक पर्सन टू सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन पे ट्रांसमिट होती है। ओके, सो दिस वाज इट इन दिस क्लास, एंड एज आई आस्क यू ऑल अबाउट कि अगर आप अभी तक हमारे वीडियो तक जुड़े रहे और आपको पसंद आई तो यस, लाइक दिस वीडियो, share this, and yes, subscribe our channel and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. We'll see you guys in the next class. Till then, bye bye.